हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, जिन को आरनोना बेबी की स्टोरी अच्छी लगती है वो जाकर देख सकते हैं। मैंने अपडेट कर दी है आरनोना बेबी की जो स्टोरी लाइन है। और जिन को विंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी अनटेम्प्ड थी उसकी स्टोरी सुननी थी वो जाकर मेरे दूसरे चैनल बी स्टोरी टेलर पे भी जाके सुन सकते हैं। और जल्द ही वो कंप्लीट हो जाएगी, आज शायद कंप्लीट हो जाएगी, तो आप उसे भी जाके सुन लीजिए। और गाइस, मैं आपको बता दूँ आरनोना बेबी जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो है मैं हमारा रन वन की स्टोरी जल्दी से चला दिया करूँगी हमारे जितने भी मतलब इसी चैनल पे मैं चला दूँगी, और भिंगे चू भी रेगुलर बेसिस पे चला दूँगी। और गाइस, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि कुछ लोग मतलब काफ़ी डिमांड आ रही है कि मैं ताइकुक की जो है फ़ैन फिक्शन वो शेयर करूँ। किसी ने मुझे कहा कि उससे मेरे चैनल के व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, मैं वो नॉवल भी शेयर करती हूँ जिस पे सिर्फ 300, 400, 150, 250 भी लोग सिर्फ सुनते हैं, व्यूज़ आते हैं। लेकिन मैं रियल लाइफ जो पर्सन है ना, जो जिंदा पर्सन है, जो एग्जिस्ट करते हैं, और मुझे नहीं पता कि वो सच में कपल हैं या नहीं है, जैसे कि यीजान है। यीजान दुनिया कहती है कपल है, एक आधी बार मुझे भी लगता है, लेकिन मैं उनकी एफएफ नहीं शेयर करना चाहती क्योंकि वो रियल लाइफ बेस्ड पर्सन है। जो वांगशन है ना, वो एक किसी की इमेजिनेशन थी, किसी की नॉवल बेस्ड पर्सन था, रियल लाइफ नहीं थी। तो इसलिए उनकी फैन फिक्शन शेयर करते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यीजान या ताइकुक की जो फैन फिक्शन है वो मैं नहीं शेयर कर सकती क्योंकि हमें नहीं पता हमारा किया कौन सा कदम जो है किसी की लाइफ ले ले। क्योंकि मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा है जो डिप्रेशन में आ जाते हैं और उसके बाद वो अपनी जान दे देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। स्पेशली आप जानते हैं कि AO3 पे जितने भी लोग यीजान या जानी FF लिखा करते थे, उनकी वजह से शाओजॉन पे कितनी प्रॉब्लम आ गई थी और वो 8 महीने तक डिप्रेशन में रहा था, जबकि उसने खुद के अपने इंटरव्यू में भी ये बात बोली थी। तो मैं नहीं चाहती किसी पे हम पीयर प्रेशर डालें और किसी की लाइफ इतनी हेल कर दें कि वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाए। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी किसी से दरख्वास्त ना करें। आप बहुत समझदार इंसान है, सोचिए उनकी जगह आपके ऊपर कोई FF बनाए और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर करे जैसे कि इंटीमेट सीन। आप चाहेंगे पब्लिकली आपका वो इंटीमेट सीन कोई डिस्कस करे? नहीं ना। तो जिसके आप फ़ैन हैं, आप उसका इंटीमेट सीन क्यों देखना चाहते हैं? आई मीन किसी स्टोरी लाइन का एक अलग मतलब बनता है जो कि एक फिक्शनल स्टोरी है, बट रियल लाइफ में कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए हम आज का साइलेंट लव का नेक्स्ट एपिसोड शेयर करते हैं। आई होप मैंने अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई होंगी। और ठीक है, जिसको सुनना है वो जाकर सुने या जिसको पढ़ना है वो जाकर पढ़ें, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं नहीं चाहती किसी पे पीयर प्रेशर पड़े। तो आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं आर साइलेंट लव की। जो हमारा विंग था ना, वो अब जो चिंगे जगह थी उधर काफ़ी अच्छे से घुल मिल गया था। नी मिंग जो ने काफ़ी ख्याल रखा था, उसकी पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करा दी थी। और जैसे वो सुबह पेंटिंग करने जाता था तो शाम को पियानो क्लासेस जाया करता था, जहाँ पर वो अपने पियानो की अच्छे से क्लासेस ले रहा था, पढ़ रहा था, बहुत इन्जॉय करने लगा था। नी हसिंग से उसकी दोस्ती हो गई थी। नी हसिंग काफ़ी नॉटी किस्म का इंसान था। यहाँ पर विंग की काफ़ी लोगों से दोस्ती होने लगी थी और काफ़ी लोग उसके दोस्त बनने लगे थे। स्पेशली म्यम्या नाम की एक लड़की, एक ओमेगा लड़की होती है, वो उसकी दोस्त बन जाती है। और वेंचिंग और वेंडिंग नाम के भी 2 फ्रेंड उसके बन गए थे, जिसमें से वेंचिंग जो थी वो एक अल्फ़ा थी और वेंडिंग जो था वो अल्फ़ा था, लेकिन वो बीटा ही लगा करता था क्योंकि वो बहुत डरपोक, बहुत चुपचाप रहने वाला इंसान था। लेकिन विंग की दोस्ती इन लोगों से हो गई थी, स्पेशली म्यम्या, वेंचिंग, वेंडिंग, नी हॉयसेंग जो उनके लिए एडल्ट कंटेंट लाया करता था और विंग जी से देख के शर्मा जाता था। लेकिन जब वो अकेले में उस स्टफ को देखता था ना, तो उसे गुदगुदी सी फील होती थी, रोमांटिक फील होता था, और वो बहुत बार सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मास्टरबेशन के लिए उसे यूज़ किया करता था। क्योंकि वो एक ओमेगा था और चीज़ें डील करना आखिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। लड़कियाँ फिर भी अपनी बॉडी में कंट्रोल कर लेती हैं, बट बॉयज़ नहीं कर पाते। और विंग एक
ओमेगा बॉय था, तो वो अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी के साथ गलत नहीं कर रहा। और यहाँ पर वांगजी का बहुत बुरा हाल था क्योंकि विंग लगभग 1 हफ्ते से चिंगे में था और वांगजी को विंग का कोई अता पता नहीं था। उसने बहुत बार अपने बॉडीगार्ड्स को विंग के घर भेजा, घर के आसपास लगाया, कोई कानों कान कोई खबर नहीं। विंग रूम से बाहर ही नहीं निकला। उन्हें पता चलता है कि अरे विंग तो ना ही कभी बालकनी में आया, ना ही अपने छोटे से गार्डन में आया है, विंग कहीं भी नहीं आता था। वांगजी को अब टेंशन होने लगी थी कि क्या किया है जियांग फैमिली ने विंग के साथ, आखिर वो कहाँ अंडरग्राउंड हो गया है, धरती खा गई, आसमान पी गया, क्या हुआ है उसके विंग के साथ। और यहाँ पर वो पागल हो जा रहा था क्योंकि विंग ऑफिस भी नहीं आ रहा था। विंग की जितनी बनाई हुई कलाकृति थी वो भी, मतलब पेंटिंग्स भी अब मोस्टली सेल आउट हो चुकी थी और वांगजी को नहीं पता कि वो क्या करे। वो फ़ोन मिला था तो विंग का फ़ोन नॉट रीचेबल जाता। आखिर ऐसा हुआ क्या है, पताल अंदर निकल गया है विंग को, क्या हुआ है। और एक दिन वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो अक्सर अपने ब्रदर से भी 1 हफ्ते से कह रहा था कि आप विंग से बात करो, विंग से बात करो, विंग आप ना किसी से बात करवाओ मेरी। जब भी लेंचचैन विंग के बारे में कुछ भी जंगछा से पूछने की कोशिश करता था तो जंगछा हर चीज़ टाल मरोड़ देता था और लेंचचैन के आजकल वो फ़ोन भी अवॉइड करता था क्योंकि उसकी फट जाती थी अपने पापा से कि यार मेरे डैड मुझे बाहर भेज देंगे, विंग की तरह मैं भी आइसोलेट हो जाऊंगा अगर मैं लेंस के चक्करों में रहूँगा। और वो अवॉइड करने लगा था लेंचचैन को क्योंकि वो अपने मतलब फादर का वो चेहरा नहीं देखना चाहता था जो ऑलरेडी वो देख चुका था। और उसे डर भी लगता था कि यार फैमिली से दूर भेज दिया तो मेरा क्या होगा, मुझे कौन रखेगा, कैसे रहूँगा। तो दिल पे पत्थर रख के जिस जेवजुन के साथ वो इंटीमेट होता रहता था रेगुलर बेसिस पे, उन्हीं जेवजुन से वो थोड़ा सा किनारे होने लगा था क्योंकि उसे डर लगता था कि अगर फादर को पता चल गया तो कभी अप्रूवल तो नहीं मिलेगा शादी का, उल्टा डंडे ज़रूर पड़ जाएंगे। लवांगजी 1 हफ्ते तक वेट करता है, सारी निगरानी रखवाता है, लेकिन जब उसे विंग का मतलब कहीं नाखून भी नहीं दिखता ना तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो अपने ब्रदर से कहता है कि आज मैं जियांग सेक जाने वाला हूँ, ब्रदर आप भी मेरे साथ चलिए। और उसका ब्रदर सोचता है कि क्योंकि शिजुई को और जिंगी को भी लवांगजी ने भेजा था विंग से पता करने के लिए, लेकिन जियांग्स उसे अंदर आने ही नहीं देते और कहते हैं कि विंग अभी किसी से नहीं मिल सकता। विंग कहता है कि वो अभी किसी से मिलना नहीं चाहता, स्पेशली किसी लेन से। तो ये झूठ बुलवा कर लेन शिजुई और लेन जिंगी को वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। यहाँ पर जो हमारा वांगजी होता है ना, वो इरिटेट होकर गन लेकर, मतलब जेवजुन को नहीं पता कि वो गन लेके जा रहा है, वो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ विंग के घर आ जाता है। जैसे ही वो जियांग हाउस पहुंचता है वो बोलता है कि मुझे जियांग फैमिया से मिलना है और विंग से मिलना है। उसे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स बाहर रोकते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और उसके बॉडीगार्ड बहुत आधुनिक गन्स दिखाकर, राइफल्स दिखाकर जियांग्स के बॉडीगार्ड्स को जो हैं डरा देते हैं, बंदी बना लेते हैं। और उसके बाद कम से कम 50 लोगों की टीम लेकर जो है लवांगजी जियांग्स के घर पहुंच गया था। वहाँ पर मैडम यू, जियांग फैमिया, जो कि संडे का ही दिन था, अपने घर में बैठे हुए थे, जियांग यानली और हमारा जो जंगछा जो है वो ऊपर रूम में जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि चलो आज हैंग आउट किया जाए, किसी फ्रेंड्स को बुला लिया जाए। लेकिन उसे नहीं पता था एकदम से उसके घर में थावा सा बुल जाता है, एकदम से बहुत सारे लोग आ जाते हैं, 50 से 100 लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, काले कलर के कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड। और वो देखता है कि वहाँ पर लवांगजी आया है और जिन सबके हाथों में बहुत आधुनिक गन है और यहाँ पर उसका अपना बॉयफ्रेंड जेवजुन भी वहाँ आए होते हैं। तभी लवांगजी जो है वो अंदर घुसता है और जियांग फैमिया से कहता है विंग कहाँ है। वो कहते हैं क्यों, तुम्हें क्या करना, विंग कहीं भी हो, तुम मेरे घर में ऐसे नहीं घुस सकते, निकलो मेरे घर से, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। तभी जो हमारा लवांगजी होता है ना, वो इतना इम्पल्सिव हो जाता है कि वो जियांग फैमिया की कनपट्टी यानी कि उसके माथे पे बंदूक रख देता है और कहता है मैंने पूछा विंग कहाँ है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं यहीं तुम्हारे सिर से गोली आर पार कर दूंगा। और ये देख के ना वहाँ पर मती मर जाती है हमारे जेवजुन की। जंगछा शॉक्ड हो जाता है और जियांग यानली भी और मैडम यू गुस्से में आती है और कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे हस्बैंड के ऊपर सिर पे गोली रखी है।
लवांग जी कहता है मुझे विंग का पता बताओ। जियांग फेमिया कहता है अगर हिम्मत है तो गोली चला दो, लेकिन मैं तुम्हें विंग का पता बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये देखने के बाद जंगचा को भी बहुत गुस्सा आता है कि किस तरह से उसके बॉयफ्रेंड का भाई उसके पिता को बुली कर रहा है और उसका बॉयफ्रेंड कुछ नहीं कह रहा। तभी वो कहता है शिचन ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और तुम्हारा भाई मेरे पिता के सर पे बंदूक कैसे रख सकता है, इसे बोलो अभी कि अभी बंदूक नीचे करे। तभी शिचन कहता है वांग जी बंदूक नीची करो। तभी वांग जी कहता है मैं बंदूक नीची नहीं करूँगा, इससे बोलो विंग का पता बताए। और अगर ये नहीं बताएगा तो वो दूसरे हाथ से गन निकाल के जो हमारा जंगचा होता है उसके सिर पे पॉइंट आउट कर देता है और कहता है तुम बताओ मुझे विंग कहाँ है, वरना मैं अभी की अभी गोली चला दूंगा। जंगचा को बहुत गुस्सा आता है। जंगचा भी अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन यहाँ पर जंगचा के हाथ काँप रहे थे तो वांग जी स्मिर्क करता है और कहता है तुम्हारे तो हाथ काँप रहे हैं इस बंदूक को पकड़े हुए, कभी चलाए भी है, खिलौना नहीं है ये बच्चे, अंदर रख दें और मुझे बताओ विंग कहाँ है। जियांग फेमिया कहता है मैं मर जाऊंगा पर नहीं बताऊंगा विंग कहाँ है, और अगर तुम तलाशी लेना चाहते हो तो ले लो मेरे घर की तलाशी, तुम्हें विंग कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। लवांग जी कहता है उसे तो मैं ढूंढ ही लूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हें ऊपर जाने की ज़रूरत है, भगवान को तुम जैसे इंसानों की बहुत ज़रूरत है, ऑनेस्ट बने फिरते हो ना तो जाओ ऊपर ही जाओ अब तुम। और वो ट्रिगर पे उंगली रख देता है। ये देखने के बाद जंगचा ज़ोर से चिल्लाता है लैन शिचन पे कि तुम्हारा भाई ये क्या कर रहा है, अपने भाई को रोको। लेकिन वांग जी अब कहाँ ही किसी के कंट्रोल में आने वाला था। लैन शिचन ज़ोर से चिल्लाते हैं वांग जी क्या कर रहे हो तुम, ये सब हमारे असूलों के खिलाफ हैं और तुम ऐसे नहीं कर सकते। तभी ज़ोर से जंगचा चिल्लाता है और कहता है शिचन अपने भाई को कहो मेरे पिता के सिर से और मेरे सिर से गन हटाए। लेकिन शिचन की वांग जी कहाँ सुन रहा था। शिचन बार बार वांग जी को कहता है। तभी वांग जी जो है गुस्से में आकर जियांग फेमिया के सिर से तो बंदूक नहीं हटाता, लेकिन जंगचा के आसपास से गोली निकाल देता है। ज़ोर से वो ट्रिगर पे बटन पे हाथ रखता है और जंगचा के बिल्कुल कान के पास से एक गोली जाकर दूसरी साइड लगती है और वास्क को तोड़ देती है। ये देखने के बाद जंगचा बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन जियांग फेमिया की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब हरकतें करोगे तो मैं तुम्हें पता बता दूंगा, अगर तुम मेरे बेटे को भी मार दो, यहाँ तक कि तुम हम सबको मार दो, तुम्हें विंग कभी नहीं मिलेगा। और याद रखना तुम्हारी इन हरकतों के बाद ना विंग तुमसे और ज़्यादा नफरत करेगा। विंग तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसलिए वो तुम्हें छोड़ के चला गया है। और जब विंग को पता चलेगा तुमने हमें इस तरह से डराया है, जंगचा को मारने की कोशिश की है, मेरे सिर पर बंदूक रखी है, तो विंग ज़िंदगी में तुम्हें नहीं देखेगा। लवांग जी जो है वो एकदम से अपनी बंदूक हटा लेता है, क्योंकि वो जानता था कि विंग इन लोगों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, क्योंकि कर्जदार है वो इन लोगों का। इन लोगों ने उसे पाला है, पोसा है, और वांग जी ऐसे किसी मासूम को तो नहीं मार सकता। वांग जी अपनी गन को पीछे कर लेता है और कहता है मैं उसे ढूंढ के रहूँगा, और डोंट वरी मैं उसे अपना बना के भी रहूँगा। लेकिन तभी जियांग फेमिया कहते हैं अब वो तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगा, याद रखना। तुम उसे आसमान से, पाताल से, धरती से, ज़मीन से, हर जगह से ढूंढ लाओ, समुद्र से भी ढूंढ लाओ, लेकिन अब विंग तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। तुम जैसा इंसान नहीं जल्लाद है। तुम यहाँ 50-100 लोगों के साथ आकर हमें डराना चाहते हो, यहाँ तक कि तुमने मेरे बेटे पे गोली चलाई, उसे डराने की कोशिश की। जंगचा वहाँ जो कि 2 मिनट के लिए शॉक्ड में चला गया था, वो वहाँ पे खड़ा होता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो शिचन से कहता है तुम दोनों की इतनी हिम्मत, हमारे घर में आकर तुम हम पे ही चिल्ला रहे हो, मेरे पिताजी पे चिल्लाए हो, और तुम्हारा भाई मुझे टारगेट करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। शिचन गेट लॉस्ट। शिचन जंगचा को ही देखता रहता है। जंगचा ज़ोर से चिल्लाता है मैंने कहा निकल जाओ मेरे घर से, और मुझे अपनी ज़िंदगी में शक्ल मत दिखाना। शिचन जंगचा के पास आ ही रहा होता है कि जंगचा अपनी बंदूक फटाफट से शिचन के बिल्कुल सामने रख देता है और कहता है चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे भाई का निशाना चूक गया, लेकिन मेरा निशाना बिल्कुल नहीं चूकेगा। और इस वक्त जंगचा के हाथ काँप नहीं रहे थे। लवांग जी कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे भाई पे गन पॉइंट करो। लेकिन तभी शिचन कहता है वांग जी चलो यहाँ से, आई एम सॉरी जंगचा,
मेरा कोई मतलब नहीं था, मुझे नहीं पता था वांगजी यहाँ पर। तभी ज़ोर से चिल्ला के जंगचा कहता है, आई सेड गेट आउट। वो ज़ोर से इतनी तेज़ बोलता है कि वहाँ पर शिचन वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले जाता है और अपने सारे बॉडीगार्ड को कहता है चलो यहाँ से। और वो सारे के सारे जिन्होंने जियांग्स के बॉडीगार्ड्स को बंदी बनाया हुआ था उन्हें भी छोड़कर वो लोग बाहर चले जाते हैं। जियांग फेंगमिया कहता है इन पे गोली मत चलाना, जाने दो इन्हें, मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता या कोई वॉर नहीं चाहता यहाँ पे। वो लोग अपनी ड्यूटी जो है वो करने लगते हैं और जियांग फेंगमिया ज़ोर की सांस लेता है और अपने बेटे के पास आता है और पूछता है तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। जंगचा, जिसकी आंखें आंसू से भर गई थी, वो अपने आंसुओं को एक बार भी नहीं गिराता अपने पिता के सामने और कहता है मुझे सिर दर्द हो रहा है, मैं अपने रूम में अकेला रहना चाहता हूँ। जियांग फेंगमिया जिस तरह से जंगचा शिचन को देख के चिल्ला रहा था वो समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अभी जंगचा से कुछ भी पूछना ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी वो अपनी उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो कुछ भी बता सके। जंगचा ऊपर रूम में जाता है और अपने बेड पे बैठता है और वहाँ पर बैठने के बाद उसकी आंखों से ज़ोर से आंसू गिरने लगते हैं और वो मन में सोचता है कि शिचन ने एक बार भी नहीं रोका वांगजी को। वांगजी आज अगर विंग के लिए उसे मार भी देता तो शिचन क्या देखता रह जाता? क्या इस ऐसे इंसान से उसने प्यार किया था जो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? वांगजी ने उसके कान के पास से एकदम गोली चला दी थी। अगर ज़रा से भी गोली 1-2 इंच इधर होती तो आज तो जंगचा की जान चली जाती। फिर क्या होता? जंगचा मन में सोचता है मैंने इस ऐसे इंसान से प्यार किया जो मेरे ही घर में आकर मेरे ही फादर के माथे पे बंदूक रख दे। शिचन, तुम बहुत घटिया निकले और तुम्हारा भाई तो उससे भी ज़्यादा घटिया है जो हमारे विंग के पीछे पड़ा हुआ है। शुक्र है फादर ने विंग को तुमसे दूर कर दिया। वांगजी बिल्कुल भी विंग के लायक नहीं है। मैं कभी नहीं चाहता विंग यहाँ वापस भी आए। पहले मैं थोड़ा बहुत डरता था, मैं अपने पिता से डरता था और तुम्हें कुछ बोलता नहीं था, लेकिन आज के बाद तो मैं कभी चाहता भी नहीं विंग तुम्हारे भाई जैसे जल्लाद से कोई कांटेक्ट भी रखे। और मेरे लिए तो अब तुम भी मर गए हो। उसे इतना गुस्सा आता है वो शिचन का नंबर ब्लॉक में डाल देता है और उसके बाद शिचन का नंबर ही अपने फ़ोन से डिलीट कर देता है ब्लॉक में डालने के बाद, क्योंकि जंगचा अब कोई भी कांटेक्ट नहीं चाहता था लैन फैमिली के किसी भी इंसान से। जंगचा का जो प्यार था, जो भी मन में इज्जत थी या जो भी था, वो सब एक सेकंड में चूर चूर हो गया, क्योंकि वो जानता था लैन फैमिली गैंगस्टर तो है, लेकिन उसे कभी नहीं पता थी कि वो इस तरह से ज़बरदस्ती उसके घर में घुसकर उसके पिता पे बंदूक तान देंगे और यहाँ आज उसकी भी जान जाती जाती बची थी। तो वो बिल्कुल भी ऐसे लोगों से कांटेक्ट नहीं रखना चाहता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। विंग अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती कर चुका था, जैसे मानो अल्फ़ा था जो हमारा वेनिंग था, लेकिन उसे विंग बहुत क्यूट लगता था। वेनिंग कभी भी अल्फ़ा वाली हरकतें नहीं करता था और उसकी फ्रेग्रेंस भी कभी भी अल्फ़ा वाली नहीं आती थी। विंग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था दोनों अल्फ़ा भाई बहन से, जो कि वेंचिंग दोनों थी। म्यम्या बहुत ही कूल किस्म की इंसान थी और वो एक ओमेगा थी और नी हसेंग भी एक ओमेगा था। नी हसेंग भी काफ़ी मज़े से उन लोगों के साथ एंजॉय किया करता था। नी मिंगजू के सामने नी हसेंग तो बहुत ज़्यादा डरता था, लेकिन वो ना जाने कहाँ से बहुत ज़्यादा सेक्सी पोर्नोग्राफी कलेक्शन इकट्ठी कर लेता था और अपने सारे दोस्तों को ऐसी चीज़ें बांटा करता था। उसे बहुत मज़ा आता था जब वो लोगों में स्प्रेड किया करता था इस तरह की इंफॉर्मेशन। काफ़ी कूल था वो, क्योंकि जिसको भी नया कलेक्शन चाहिए होता था वो सारे के सारे हमारे नी हसेंग के पास आ जाया करते थे उससे मांगने के लिए वो सारा कलेक्शन। और यहाँ पर जो हमारा लैनजिंगी था वो भी बहुत टाइम हमारे लेन शुजुई के साथ बिताता था। लेन शुजुई के साथ जब भी वो टाइम बिताया करता था तो वो अक्सर दोनों के बीच में स्मूच हो जाती थी और उसके बाद स्मूच होने के बाद दोनों ऑकवर्ड फील करते थे। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप होनी शुरू हुई थी, लेकिन वो एक दूसरे से कुछ बोल नहीं पाते थे और एक दूसरे से इस तरह के क्वेश्चन आंसर से जुड़ना अवॉइड ही करते थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे ये नई फीलिंग कैसी है। और यहाँ पर लैन शिचन, जो कि
बहुत बार कोशिश कर रहे थे कि वो जंगछा से फ़ोन पे बात कर लें। जंगछा ने उनका फ़ोन ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था और वो किसी भी नए नंबर से उसे फ़ोन करते थे तो जंगछा अक्सर फ़ोन काट दिया करता था या उठाया ही नहीं करता था और सारे नए नंबर को ब्लॉक लिस्ट कर देता था। यहाँ पर जेवजुन एक दिन जब वो पढ़ने के लिए बाहर जा रहा था तो जंगछा के सामने आ जाते हैं और जंगछा से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन जंगछा ने इस बार गुस्से में आकर लिन चेचेन के चेहरे पे एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा था कि अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखूँगा। आज के बाद सोच लेना कि मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ और तुम्हारा और मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। जंगछा भी यहाँ सारे रिश्ते लिन चेचेन से ख़त्म कर देता है और वो दिन जिस दिन उसने लिन चेचेन से अपने रिश्ते ख़त्म किए थे, वो घर आने के बाद बहुत रोता है, लेकिन वो मन में सोचता है कि ऐसे प्यार का क्या ही फ़ायदा जो आपको प्रोटेक्ट ना कर सके। और वो सोचता है मैं ऐसे इंसान के लिए अपने फादर विंग या किसी और को धोखा नहीं दे सकता। वो अपने फादर से कहता है कि उसे भी चिंगे भेज दें विंग के पास। अब देखना होगा कि क्या जंगछा को भी विंग के पास चिंगे भेज दिया जाएगा, कैसे बीतेंगे उनके दिन, क्या वापस से विंग के मन में सारी चीज़ें लवांगची के लिए ठीक हो पाएंगी। यहाँ पर विंग को पता चलता है कि किस तरह से लवांगची ने उसके अडॉप्टिव फादर यानी कि जियांग फेमिया पे हमला किया, जंगछा पे हमला किया और कितने घमासान चीज़ें होने के बाद वो सारे के सारे जो हैं घर से निकले थे। विंग और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगा था लंजा से, ये सोच के कि लंजा तुम ऐसे क्यों हो, अगर अंकल ने तुम्हें मेरा पता नहीं बताया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अंकल की जान ले लो, और तुमने मेरे ही भाई पे बंदूक तान दी और बंदूक तांगी ही नहीं बल्कि उसके कनपट्टी के पास से एक गोली भी चला दी। अगर वो गोली मेरे भाई को लग जाती तो। और उसके मन में वही मंज़र याद आता है कि किस तरह से कितनी बेरहमी के साथ उसके पेरेंट्स को मारा गया था। विंग सारी बातें सुनने के बाद बेहोश हो गया था और उसका इलाज बहुत अच्छे से वेंचिंग और वेंडिंग ने किया, जो कि एक आयुर्वेदिक फैमिली से आते हैं जिन्हें बहुत ही अच्छी नॉलेज थी मेडिसिन्स की, औषधियों की और चिकित्सा की मेडिकल नॉलेज उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। विंग जो कि सफोकेट हो चुका था, अब वह लंजा का नाम भी नहीं सुनना चाहता था। उसे लगता था कि शायद इतने अच्छे दोस्त मिलना उसके लिए ब्लेसिंग है। वो वापस अब कभी भी गुसू नहीं जाना चाहता था, अपने अडॉप्टिव अंकल की फैमिली से नहीं मिलना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लवांगची उसे देख के पागलों वाली हरकतें करे और किसी और को भी नुकसान पहुंचा दे। आई होप गाइज आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत जल्दी इन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएंगी, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे इवेंट होंगे कि उसके बाद जो हमारा विभूषण है वो भी बोलना शुरू कर देगा। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और आने वाले, अगर आपको ये स्टोरी लाइन पसंद आ रही है तो नोटिफिकेशंस का वेट करें। आपको यूट्यूब पे नोटिफिकेशंस मिल जाती होगी कब मैं अपडेट करती हूँ, तो बस आप उसे देख लिया कीजिए कि कब मैंने क्या चीज़ जो है अपडेट की है। बस उसके बाद आपको पता चल जाएगा मैंने आप लोगों से क्या क्या शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।